हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जाम टाइम। दोस्तों आज हम यहाँ पर चर्चा करेंगे एमपीपीएससी मुख्य परीक्षा में जो 5 मार्कर के क्वेश्चन आते हैं उन्हें आप किस प्रकार से डील कर सकते हो, कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातों का आपको ध्यान रखना है, ये सब हम आपको यहाँ पर बताने का प्रयास करेंगे। तो मैंने यहाँ पर कुछ 5 मार्कर यहाँ पर ऐड किए हैं। ठीक है, तो 5 मार्कर ऐड किए हैं। उससे पहले हम यहाँ पर ये समझ लेते हैं कि जो 5 मार्कर क्वेश्चन है उन्हें आपको कितने शब्दों में यहाँ पर लिखना है। देखिए, जैसे जो 5 मार्कर जो क्वेश्चन है, अब आपको ये शब्द सीमा दी गई है 50 शब्द, यानी कि 50 शब्दों में आपको ये आंसर कंप्लीट करना पड़ेगा। यानी कि हम मान के चलते हैं कि जो हमारा कॉपी का जो पेज है वो आधा पेज, तो 50 शब्द में एक अच्छा आंसर लिखना और आपका प्रेजेंटेशन भी बेस्ट होना चाहिए। तो ये हमारे सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि पहले जो 6 मार्कर के आते थे उनमें हमें यहाँ पर 100 शब्दों में आंसर कंप्लीट करना पड़ता था, यानी कि हमारे पास पूरा एक पेज रहता था और हम आसानी से उसमें लिख सकते थे। बाकी अभी यहाँ पर शब्द सीमा कर दी गई है 50। अब 50 शब्द में हम कौन कौन से महत्वपूर्ण चीज़ें लिखें, कौन कौन से कीवर्ड का यूज़ करें, तो यहाँ पर मैंने कुछ 5 मार्कर लिख के आपको बताए हैं। ये मैं आपको बताता हूँ किस किस प्रकार से आप यहाँ पर लिख सकते हो। देखिए, आपको इंट्रो तो जब भी देना ही चाहिए, चाहे आप 5 मार्कर लिख रहे हो चाहे यहाँ पर 11 मार्कर लिख रहे हो। तो इससे पहले दोस्तों हम एक वीडियो बना चुके हैं जिसमें हमने 3 मार्कर डिस्कस किए थे। तो आप वीडियो के जैसे कि यहाँ पर जाओगे चैनल में, तो चैनल में आपको एक प्ले लिस्ट दिखाई देगी एमपीपीएससी रणनीति 2021 के नाम से। तो उसमें आपको 3 मार्कर का दिख जाएगा, 3 मार्कर को किस प्रकार डील करना है। अब हम यहाँ पर चर्चा करें 5 मार्कर को आप किस प्रकार से लिख सकते हो। तो महत्वपूर्ण बातों की हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। देखिए, यहाँ पर जैसे कि मैंने पहला 5 मार्कर लिखा है, ठीक है। तो देखिए, आपको कॉपी कुछ इसी प्रकार से मिलेगी और इतनी ही यहाँ पर आपको लाइन यहाँ पर दी जाएगी। तो आप इसमें किस प्रकार से यहाँ पर दोस्तों इंट्रो बना सकते हो, मेन बॉडी लिख सकते हो, लास्ट में आप उसका जो निष्कर्ष है वो लिख सकते हो। जैसे कि यहाँ पर पूछा गया है कि भूगर्भ शास्त्र का महत्व बताइए, इतना सा यहाँ पर सिंपल सा क्वेश्चन है। तो आप यहाँ पर एक लाइन का इंट्रो इस प्रकार से दे सकते हो कि भूगर्भ शास्त्र पृथ्वी के इतिहास समझने में आवश्यक है, यानी कि पृथ्वी के इतिहास को जानने में ये आवश्यक स्रोत है या आवश्यक है, इतना आपने बता दिया। और आप इस प्रकार से यहाँ पर फ्रेमिंग बना सकते हो। तो दोस्तों एमपीपीएससी में आप एक चीज़ का यहाँ पर ध्यान रखोगे, एमपीपीएससी में प्रेजेंटेशन का बहुत ज़्यादा महत्व रहता है। यानी कि अगर भूगर्भ शास्त्र के बारे में अगर 100 व्यक्ति ने लिखा है, तो जिसका प्रेजेंटेशन अच्छा रहेगा तो उसको यहाँ पर ये 3.5 नंबर या फिर 4 नंबर यहाँ पर मिल सकते हैं। तो 4 नंबर दोस्तों लास्ट रहते हैं, बहुत ही कम आंसरों पे 4 नंबर मिलते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। या तो फिर 2 नंबर, 3 नंबर लास्ट रहते हैं, 5 नंबर। यदि 5 नंबर का क्वेश्चन है तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको 3 नंबर मिलेंगे। तो किसी किसी आंसर कोई अच्छा रहता है, उसका प्रेजेंटेशन अच्छा रहता है, तो उसे यहाँ पर 4 नंबर भी मिल जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो आपको अगर हर एक प्रश्न में 4 नंबर लाना है तो आपको प्रेजेंटेशन पे वर्क करना पड़ेगा। याद तो सभी कर लेते हैं, सभी को 4 से 5 पॉइंट यहाँ पर पता रहते हैं। और दोस्तों आपको एक बात ध्यान रखना है, जो 5 मार्कर का आप क्वेश्चन का आंसर लिखोगे तो आपको बिल्कुल टू द पॉइंट यहाँ पर आंसर करना है। ठीक है, टू द पॉइंट, यहाँ पर थ्योरी नहीं चलेगी, टू द पॉइंट आपको आंसर लिखना है। चाहे वो 11 मार्कर हो, 3 मार्कर हो या 5 मार्कर हो, आपको एक बात हमेशा आप दिमाग में रखना है कि आपको टू द पॉइंट में आंसर करना है, यानी कि पॉइंट वाइज आपको आंसर करना है। तो देखिए, यहाँ पर आप पॉइंट वाइज कैसे लिख सकते हो। जैसे कि यहाँ पर भूगर्भ शास्त्र का क्या महत्व है, तो आप इस प्रकार से यहाँ पर बीच में इस प्रकार से सर्कल बना के दर्शा सकते हो। जैसे कि यहाँ पर जल संरक्षण हेतु, पृथ्वी की संरचना जानने हेतु, सतत विकास, प्राकृतिक आपदा प्रबंधन में ऊर्जा संसाधन हेतु और प्राकृतिक संसाधनों की प्राप्ति और रोजगार के अवसरों में वृद्धि। अब देखिए, ये जो क्वेश्चन था ये 5 नंबर का था। हमने यहाँ पर कितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दे दी है, यानी कि 6 से 7 हमने यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दे दी है। उसके बाद में हमने यहाँ पर एक लाइन का इंट्रो भी दिया है और एक लाइन का यहाँ पर निष्कर्ष भी लिख दिया है। अब निष्कर्ष में आप इस प्रकार से लिख सकते हो कि भूगर्भ शास्त्र का अध्ययन हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही प्रासंगिक एवं महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आपने क्या करा, इसे अभी वर्तमान चीज़ों से यहाँ पर जोड़ दिया, यानी कि दैनिक जीवन में ये जो हमारा अभी जो डेली की जो दिनचर्या रहती है उससे हमने यहाँ पर कनेक्ट कर दिया भूगर्भ शास्त्र को। तो इस प्रकार से होता है दोस्तों। कंक्लूजन या फिर निष्कर्ष कहा जाए तो निष्कर्ष कैसा होना चाहिए दोस्तों, हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, है ना, सकारात्मक होना चाहिए और आगे के भविष्य उन्मुख होना चाहिए, यानी कि फ्यूचर का उसमें कुछ दिया हो, यानी कि हमारे अब किस काम में ये आ सकता है, इस प्रकार से हमारे यहाँ पर निष्कर्ष होना चाहिए। अब दोस्तों आ जाते हैं सेल चक्र के बारे में। सेल चक्र के बारे में ये मैंने आंसर लिखा है। देखिए, जैसे सेल चक्र के बारे में आता है कि सेल चक्र को समझाइए, तो आप एक लाइन का इस प्रकार से इंट्रो दे सकते हो कि यहाँ प्रक्रिया का संबंध चट्टानों के स्वरूपी परिवर्तन से है। ठीक है, अब इसकी थोड़ी सी हम यहाँ पर प्रक्रिया बताएंगे। आप चाहे तो यहाँ पर इसी प्रक्रिया
नाम से यहाँ पर हेडिंग भी डाल सकते थे, ठीक है। तो प्रक्रिया नाम से या फिर डायरेक्ट भी लिख सकते हो। सर्वप्रथम प्राथमिक सेल के रूप में आग्नेय सेल के अनाच्छादित से अवसादी सेल व अत्यधिक दाब ताप के फलस्वरूप रूपांतरित चट्टान में परिवर्तन होता है, ठीक है। तो ये आपने उसकी प्रक्रिया समझा दी, एक लाइन का आपने इंट्रो दे दिया, उसके बाद में यहाँ पर आपने डायग्राम भी बता दिया, ठीक है। तो देखिए कोई अगर इससे भी छोटा यहाँ पर लिख सकता है तो इससे भी छोटा डायग्राम यहाँ पर बना सकता है। और आपको एक बात का हमेशा ध्यान रखना है दोस्तों, पेन आप एक ही यूज करोगे। अगर आपने ब्लैक पेन उठा लिया तो पूरा पेपर, यहाँ तक कि चित्र भी आपको ब्लैक पेन से ही बनाना है। अगर आपने ब्लू पेन उठा लिया तो आपको पूरा पेपर ब्लू पेन से ही सोल्व करना है, और रेड पेन का यहाँ पर यूज नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने प्रश्न लिखने के लिए रेड पेन का यूज किया है, बाकी आपको ब्लू या ब्लैक ये दो पेन का यूज करना है सिर्फ, इसके अलावा आप कोई भी पेन का यहाँ पर यूज नहीं कर सकते। तो आपने दोस्तों यहाँ पर प्रक्रिया बता दी है, उसके बाद में यहाँ पर डायग्राम से दर्शा दिया। अब जो भी एग्जामिनर है कॉपी चेक करेगा, उसको यहाँ पर एक लाइन का इंट्रो मिल गया, उसके बाद में आपने प्रक्रिया भी बता दी, उसके बाद में आपने निष्कर्ष भी लिख दिया। साथ में अगर इसमें समझ में नहीं आता है उसे, तो हमने यहाँ पर डायग्राम भी दर्शा दिया। तो देखिए आपने कितनी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दे दी है, आपको आराम से इसमें 4 नंबर मिल सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको आंसर को डील करना है। देखिए पहले आप क्या ध्यान रखोगे, पहले इंट्रो, फिर बॉडी, फिर कंक्लूजन, ये 3 चीज आपको हर आंसर में ध्यान रखना है। सबसे पहले कोई भी चीज हो दोस्तों तो उसके बारे में बताना है वो क्या है, यानी कि सेल चक्र के बारे में पूछा है तो हमने यहाँ पर बता दिया, यहाँ प्रक्रिया का संबंध चट्टानों के स्वरूपी परिवर्तन से है। तो सेल चक्र क्या है, इस प्रक्रिया का संबंध जो है चट्टानों के स्वरूपी परिवर्तन से है। अब आपने यहाँ पर इस निष्कर्ष इस प्रकार दे दिया कि अतः इस प्रकार की चट्टान अपनी अवस्था विभिन्न कारकों के प्रभाव में बदलती रहती है, ठीक है। तो ये आपने बता दिया, यानी कि इसमें जो इनकी जो प्रक्रिया है ये बदलती रहती है, ठीक है। तो सेल चक्र के बारे में कंप्लीट हो गया। तो दोस्तों मेरा मानना है कि इसमें आपको 4 नंबर तो मिलना ही चाहिए, 4 नहीं भी मिले तो 3 नंबर भी बहुत होते हैं। 5 नंबर का अगर क्वेश्चन है उसमें 3 नंबर भी मिलते हैं। तो देखिए यहाँ पर प्रेजेंटेशन का मायने है, अगर आप जैसे कि यहाँ पर ये वाला डायग्राम नहीं दर्शाओगे तो अगर प्रक्रिया लिख दोगे, इंट्रो और बॉडी कंक्लूजन आप ये सब लिख दोगे, बाकी यहाँ पर आप डायग्राम नहीं दर्शाओगे तो थोड़ी सी यहाँ पर प्रॉब्लम आ जाएगी, यानी कि आपको 2 नंबर तक भी यहाँ पर मिल सकते हैं या फिर 3 नंबर। तो हमें क्या करना है, जैसे 5 नंबर वाले क्वेश्चन में हमारे अगर 4 नंबर आते हैं तो हम दूसरों से कई गुना यहाँ पर आगे हो जाते हैं। और एक और प्रश्न हम यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए अब मैंने 2 तो सामान्य से प्रश्न यहाँ पर ऐड किए, अब मैंने यहाँ पर एक अंतर वाला प्रश्न ऐड किया है, यानी कि अगर अंतर वाले क्वेश्चन आते हैं, देखिए क्वेश्चन कितने नंबर का है, 5 नंबर का, तो हमें यहाँ पर 5 अंक लिखने पड़ेंगे, यानी कि 5 अंतर उन्हें बताने पड़ेंगे। 5 अंतर तो आपको बताना ही है, आप ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर 6 अंतर बता सकते हो, आपको 7 अंतर भी नहीं बताना है, या तो 5 बताओ या फिर 6 बताओ, 7 और 8 तक जाना ही नहीं है, ठीक है। तो अब कौन कौन सी चीज़ें हमें पहले लिखना चाहिए, कौन सी बाद में लिखना चाहिए, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर एक छोटी सी गलती हुई, जैसे जो उपयोग है, ये उपयोग वाला जो पॉइंट होता है दोस्तों ये सबसे लास्ट में आता है, मैंने यहाँ पर बीच में लिख दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप समझने का प्रयास करोगे। देखिए अंतर वाले जितने भी प्रश्न आते हैं, या फिर अगर ऐसा बोला जाए इन दोनों में समानता बताओ, इन दोनों की तुलना कीजिए, इन दोनों में अंतर बताइए, इस प्रकार के यदि क्वेश्चन आते हैं तो आपको हमेशा टेबल फॉर्म में लिखना है, ठीक है। इस प्रकार से टेबल फॉर्म में तो आप इस प्रकार से बनाओगे। और अगर आप आधार बता देते हो, यानी कि आपको अगर आधार पता है, आधार आप बताते हो, तो बहुत ही आपका यहाँ पर आंसर बहुत ही अच्छा रहेगा, यानी दूसरों के मुकाबले, क्योंकि आपने यहाँ पर आधार भी बताया किस आधार पे आपने इनमें अंतर किया। उसके बाद में यहाँ पर एलपीजी और सीएनजी, देखिए ये क्या है, ये तरल प्राकृतिक गैस है, ये संपीड़ित प्राकृतिक गैस है, इसका उपयोग खाना बनाने में होता है, लास्ट में लिखना है वैसे ये पॉइंट। इसका वाहनों में ईंधन के रूप में या फिर ईंधन हेतु। मुख्य घटक इसमें प्रोपेन और ब्यूटेन होते हैं, और इसमें मीथेन तथा एथेन। इसमें जो इसकी प्रकृति है हवा से भारी है और ये हवा से हल्की है। उसके बाद में दुर्घटना की बात करते हैं, तो इसमें जो संभावना है वो उच्च होती है। देखिए जैसे कि मैंने यहाँ पर क्रॉस लगाया, इस प्रकार के आपको गलती करना ही नहीं है, यहाँ पर थोड़ी सी हो गई है। तो आप अगर क्वेश्चन का जो आंसर है उसे अच्छे से यहाँ पर याद करोगे, उसके बाद में आपके जो सिनॉप्सिस है वो अच्छे से बने हैं, तो आपको इसमें दिक्कत नहीं आएगी। इसमें क्या होती है, संभावना कम होती है, यानी कि इसमें आग लगने की संभावना कम होती है। इस प्रकार से आप बता सकते हो। देखिए आप यहाँ पर सोचोगे कि इसमें तो यहाँ पर 50 शब्द का यहाँ पर पालन नहीं हुआ है, यानी कि देखिए पर हमने यहाँ पर क्या है 50 शब्द का पालन यहाँ पर भले नहीं हुआ है, बाकी हमने यहाँ पर जिस प्रकार से आंसर पूछा था, यानी क्वेश्चन पूछा था, उस प्रकार से हमने यहाँ पर आंसर को डील कर दिया है, ठीक है। और आप यहाँ पर ज़्यादा चीज़ें भी यहाँ पर लिखोगे तो भी यहाँ पर कोई उसका कोई मतलब नहीं है। 50 शब्द सीमा यानी लिमिट है वो, यानी कि 50 शब्द से आपको ऊपर नहीं जाना है, आपको वैसे लिखना है यहाँ पर 40 ही शब्द है, ठीक है। तो ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो किसी चीज़ में ऐसा होता है कि हम चाहकर भी उसमें ज़्यादा पॉइंट नहीं लिख सकते हैं। हाँ बाकी इसमें आप इस प्रकार से कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पर लाइन छोड़ा है, तो आप बिना लाइन छोड़ के यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा 7 पॉइंट यहाँ पर बता सकते हो, ठीक है। तो इस प्रकार से भी आप यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है। मैं आपको सिर्फ यहाँ पर तरीका बता रहा हूँ।
उसके बाद में हम बात करते हैं, देखिए यहाँ पर जैसे कि मैंने ये लिखा था, ये वाला आंसर अगर इस प्रकार से क्वेश्चन आता है कि ऋग्वैदिक कालीन सामाजिक दशा का वर्णन कीजिए, एक लाइन का इंट्रो आप दे सकते हो। देखिए एक लाइन के इंट्रो में आप सिर्फ यही बता सकते हो कि ऋग्वैदिक कालीन समाज की जानकारी कहाँ से मिलती है, तो ऋग्वेद से मिलती है। अगर यहीं पर अगर उत्तर वैदिक कालीन समाज की जानकारी का अगर पूछते तो उपनिषद और उसके बाद में जितने भी आरण्यक है, अथर्ववेद है, ये सब आप यहाँ पर जानकारी के स्रोत में बता सकते थे। अब यहाँ पर बात करते हैं, देखिए ये क्या था, प्रारंभिक युग था आर्यों का, प्रारंभिक काल इसे माना जाता है। इसमें आप यहाँ पर इनका समय भी बता सकते थे कि ऋग्वैदिक काल जो था 1500 से 600 ईसा पूर्व था, इस प्रकार से आप यहाँ पर बता सकते हो, है ना, 1500 से 1000 ईसा पूर्व। अब जैसे कि यहाँ पर सामाजिक जीवन को आप इस प्रकार से भी दर्शा सकते हो। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है दोस्तों 5 नंबर का है, कितने नंबर का है ये, 5 नंबर का है। तो आपने यहाँ पर देखिए कितनी इंफॉर्मेशन दे दी है। जैसे कि पहला आपने दिया कि परिवार कबीलाई स्वरूप था, यहाँ पर देखिए स्थायी निवास की प्रवृत्ति नहीं आई थी। ऋग्वैदिक काल जब आया था, जब यानी कि जब स्टार्टिंग था, तो इन्हें स्थायी निवास की प्रवृत्ति इनमें शामिल नहीं थी, क्योंकि जब उत्तर वैदिक काल आता है तब जाके स्थायी निवास की इनमें प्रवृत्ति आई थी। उसके बाद में वर्ण व्यवस्था की बात करते हैं, तो ये कर्म आधारित थी। उस टाइम जो वर्ण व्यवस्था थी दोस्तों बहुत ही शानदार थी, कर्म आधारित थी, यानी कि आप चाहे तो किसी भी काम को कर सकते हैं, है ना, कोई भी व्यक्ति कोई भी काम कर सकता था। तो उत्तर वैदिक काल के बाद में जो चीज़ें आई, उसके बाद में यहाँ पर सब जन्म आधारित यहाँ पर हो गया। उसके बाद में स्त्रियों का हम यहाँ पर देखेंगे, तो स्त्रियों का जो स्थान था वो बहुत ही सम्मानीय था। यहाँ पर आप कुछ विदुषी महिला का यहाँ पर वर्णन देखोगे, जैसे कि लोपामुद्रा, घोगा, इस प्रकार के यहाँ पर आपने उदाहरण भी दे दिए। नेक्स्ट बात करते हैं कि दासों की स्थिति यहाँ पर कठोर नहीं थी, यानी कि जो दास व्यवस्था थी यहाँ पर प्रचलित तो थी, बाकी कठोर नहीं थी, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आपने ये शिक्षा के बारे में बता दिया कि शिक्षा मौखिक रूप से यहाँ पर दी जाती थी, और उसका जो उद्देश्य होता था वो बौद्धिक विकास होता था, सिर्फ बौद्धिक विकास, ठीक है। और अभी जो शिक्षा का उद्देश्य आप देखोगे तो यहाँ पर थोड़ा व्यवसायिकरण की तरफ हम बढ़ रहे हैं, यानी कि व्यवसाय करना रहता है, इसलिए हम शिक्षा प्राप्त करते हैं, कुछ लोग ऐसा यहाँ पर मानते हैं। बाकी उस टाइम जो शिक्षा थी वो मौखिक रूप से दी जाती थी। और आप यहाँ पर दोस्तों देखोगे कि हमारा जो भारत में मतलब कि बहुत सारे जो विदेशी व्यक्ति हैं वो अभी भी आश्चर्यचकित रहते हैं कि इन्होंने इतना जो ज्ञान है, यानी उपनिषद, इतनी सारी उपनिषद है, भगवत गीता है, रामायण है, इतने प्राचीन काल से अभी तक लेकर इन्होंने कैसे ये ज्ञान अपने यहाँ पे पास में रखा है, यानी कि हमने सारा जो ज्ञान है वो सब अपने दिमाग में स्टोर करके रखा है, क्योंकि यहाँ पर हमारी जो शिक्षा पद्धति थी मौखिक रूप से दी जाती थी, है ना। और विदेशों में क्या है, जैसे लिखित रूप में दी जाती है, या फिर आप यहाँ पर देखो कि ढेर सारी बुक रहती है उनके पास। तो हमारे यहाँ प्राचीन काल में ये ऐसी ही प्रथा थी कि हम यहाँ पर जो ज्ञान है वो मौखिक रूप से दिया जाता था। तो हमारा जो माइंड है वो काफ़ी यहाँ पर तेज है भारतीयों का, ठीक है। बाकी हम यहाँ पर उस प्रकार से यहाँ पर यूज़ नहीं करते हैं, वैसे हमें यहाँ पर यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं कि स्त्री पुरुष दोनों यहाँ पर आभूषण पहनते थे। आपने जैसे कि पुरानी पिक्चरों में भी देखा होगा, जैसे कि राजा महाराजा की कुछ मूवी वगैरह या सीरियल वगैरह आती है, तो वहाँ पर सभी आभूषण पहनते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर बता सकते हो। देखिए आपने कितनी सारी यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दे दी है। मुझे लगता है कि यहाँ पर आपको 4 नंबर तो मिलना ही चाहिए। 4 अगर नहीं भी मिले तो 3 नंबर तो आपके बिल्कुल फिक्स है, इस प्रकार से आप यहाँ पर दोगे, है ना। तो इसमें आपको कंक्रीट पॉइंट ही यहाँ पर बताना रहता है। अब निष्कर्ष में आप इस प्रकार बता सकते हो कि सामाजिक जीवन में अपने आरंभिक अवस्था में था, यानी कि यहाँ पर जो सामाजिक जीवन था वो अपने आरंभिक अवस्था में था। अब जैसे कि इस प्रकार से यहाँ पर इस क्वेश्चन को आप इस प्रकार से डील कर सकते हो कि आर्यों के निवास स्थान के विभिन्न मतों की चर्चा कीजिए। अब यहाँ पर बोला है कि आर्यों के निवास स्थान से संबंधित कौन कौन से इतिहासकार ने कौन कौन से मत दिए हैं, सिर्फ वो आपको मत बता देना है। उसके बाद में यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर नीचे तर्क बता सकते हो, क्योंकि देखिए आप यहाँ पर ज़्यादा स्पेस है ही नहीं, आप क्या बताओगे। तो आप इस प्रकार से यहाँ पर इंट्रो लिख सकते हो कि आर्यों के निवास स्थान को लेकर विभिन्न इतिहासकारों में मतभेद है। आपको ये भी नहीं बताना है कि जैसे कि आर्य आए हैं, इनका समय इतना था, ये भी आप यहाँ पर नहीं लिखोगे, डायरेक्ट टू द पॉइंट, यानी कि क्वेश्चन में जो पूछा है वैसा अपन ने आंसर यहाँ पर बना दिया। तो आर्य निवास आप इस प्रकार से लिख सकते हो, जैसे कि यूरोप किसने माना है, मध्य एशिया किसने माना है, उत्तरी ध्रुव किसने माना है, तिब्बत किसने माना है। तो यूरोप गार्डन चाइल्ड, उसके बाद में मध्य एशिया मैक्स मुलर, और उत्तरी ध्रुव बाल गंगाधर तिलक, और तिब्बत यहाँ पर दयानंद सरस्वती। अब देखिए ये जो दोस्तों ये क्वेश्चन है ये 5 नंबर में पूछा गया। अगर यही वाला जो क्वेश्चन है अगर 11 मार्कर में पूछा जाता तो हम ये जो गार्डन चाइल्ड ने यूरोप क्यों बताया है इसका भी यहाँ पर कारण बताते, मैक्स मुलर ने मध्य एशिया क्यों बताया है, और बाल गंगाधर तिलक ने अपनी कौन सी पुस्तक में यहाँ पर उत्तरी ध्रुव बताया है, और तिब्बत दयानंद सरस्वती ने बताया तो क्यों बताया, तो ये भी हम यहाँ पर लिखते हैं। बाकी हमारे पास इतना स्पेस ही नहीं बचा है, तो हम यहाँ पर इसी प्रकार से यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है।
क्योंकि आप अगर इसमें ही ज़्यादा यहाँ पर लिखोगे तो आपके आगे क्या क्वेश्चन यहाँ पर छूट जाएंगे। और आप इस प्रकार से यहाँ पर थोड़ा सा निष्कर्ष लिख सकते हो। देखिए निष्कर्ष भी हमने प्रश्न के अनुरूप लिखा है कि इसमें से सबसे तार्किक मत मध्य एशिया का माना जाता है, क्योंकि धीरे धीरे यहाँ तक जो आर्य थे वो धीरे धीरे यहाँ विंध्याचल तक फैल गए और इनके विस्तार क्षेत्र को आर्यावर्त यहाँ पर कहा गया। ठीक है, तो इतना सा आपने यहाँ पर निष्कर्ष में ही सारी बात यहाँ पर बता दी। आपने जो क्वेश्चन पूछा था उस प्रकार से बता दिया, विभिन्न इतिहासकारों के मत बता दिए, और आपने यहाँ पर जो सबसे तार्किक मत है वो भी यहाँ पर बता दिया। तो यह आपका यहाँ पर 5 मार्क का कंप्लीट हो जाता है। और जैसे कि देखिए यहाँ पर अगर हीनयान और महायान के बारे में आता है, देखिए जैसे कि मैंने यहाँ पर थोड़ा सा नोट्स बनाया था, तो हीनयान महायान के बारे में आता है, तो इसे भी आपको इस प्रकार से लिखना है। देखिए यहाँ पर मैंने अंतर आधार लिखा, हीनयान और महायान। अगर इसमें अंतर पूछा जाता है तो शाब्दिक अर्थ आप बता सकते हो, तो इसमें से कोई भी आप 7 पॉइंट यहाँ पर लिख सकते हो, आप 6 पॉइंट भी यहाँ पर लिख सकते हो। ठीक है, तो इस प्रकार से बता सकते हो शाब्दिक अर्थ, इसका निम्न मार्ग, इसका उत्कृष्ट मार्ग, सिद्धांत, बुद्ध एक महापुरुष थे, बुद्ध एक देवता थे, भाषा इनकी पाली थी, इनकी संस्कृत थी, प्रतीक देखा जाए तो इनका बंदर था, इनका बिल्ली था, आदर्श वाक्य। देखिए ये प्रतीक यहाँ पर लिखने की इतनी आवश्यकता नहीं है, जो जो इसमें से महत्वपूर्ण पॉइंट है वो आप लिख सकते हो। जैसे कि आदर्श इनका था अहर्तपद और इनका बोधिसत्व। उसके बाद में ये किस में विश्वास करते थे, ये मूर्ति पूजा और भक्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे। जब ठीक है, तो भक्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे, क्योंकि यहाँ पर मैंने क्रॉस लगाया है, वो यहाँ पर राइट, यानी कि ये विश्वास करते थे आत्मा और पुनर्जन्म में। उसके बाद में यहाँ पर पद्धति की बात करते हैं तो अत्यंत कठोर थी, हीनयान की जो पद्धति थी अत्यंत कठोर थी, और इनकी यहाँ पर सरल सुलभ एवं सर्वसाधारण थी, यानी कि कोई भी इसमें आ सकता था, एक सामान्य मनुष्य भी। ठीक है, तो इस प्रकार से है दोस्तों। तो आपको देखिए अंतर वाले प्रश्नों में अंतर आधार देना चाहिए, अगर नहीं देते हो तो आप डायरेक्ट कुछ नहीं, 2 टेबल बनाओ और इस प्रकार से भी लिख सकते हो। या अगर आप अंतर आधार देते हो तो दूसरों के मुकाबले आपको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अच्छे यहाँ पर आप नंबर गेन कर पाओगे। दोस्तों ये जो है, ये मैंने जैसे कि 5 मार्क, 11 मार्क, 3 मार्क, इस प्रकार से मैं नोट्स बना रहा हूँ अलग अलग सब्जेक्ट के। तो ये अलग अलग टाइम पे ये आते रहेंगे नोट्स, तो मैं आपको यहाँ पर यूट्यूब पे बता दिया करूँगा। ठीक है, तो ये हमारे व्हाट्सअप नंबर है। ठीक है, 74, चलो यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा, आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर 7470833572। ठीक है, तो इस पर आप व्हाट्सअप करके यहाँ पर ये जो है परचेस कर पाओगे। बाकी यहाँ पर जो प्राइस है वो बहुत ही कम रखा जाएगा और आपसे पूछ के ही रखा जाएगा, आप जितना कह दोगे उस हिसाब से हम यहाँ पर दे देंगे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे कि अलग अलग सब्जेक्ट की, जैसे कि पेपर 1 हुआ, ठीक है, पेपर 1, 2 और 3, तो इनके जितने भी 3 मार्कर है, 5 मार्कर है, 11 मार्कर है, तो ये महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन आंसर है वो मैं तैयार कर रहा हूँ अलग अलग सब्जेक्ट के। तो ये अभी क्योंकि लिखने में भी यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लगता है, मैंने कुछ चीज़ें यहाँ पर लिख ली है और बाकी और भी यहाँ पर लिखने में टाइम लगता है। तो जैसे जैसे यहाँ पर आते रहेंगे मैं यूट्यूब पर आपको यहाँ पर बताते रहूँगा। तो जिन्हें भी अच्छा लगे और जिन्हें भी यहाँ पर समझ में आएगा तो वो यहाँ पर ले सकते हैं, और जो PDF फॉर्म में यहाँ पर दिए जाएंगे मैं आपको बता दूंगा किस प्रकार से यहाँ पर आपको लेना है। ठीक है, तो आप जैसे कि अभी जो तैयारी कर रहे हैं आप अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर तैयारी करते रहिए, और जिनको भी जो सब्जेक्ट में यहाँ पर प्रॉब्लम आएगी तो वो यहाँ पर उस सब्जेक्ट के नोट्स ले लेगा। और बाकी अगर आपने किसी सब्जेक्ट के नोट्स वगैरह अच्छे से बना लिए हैं, अच्छे से प्रिपेयर कर लिया है, तो कोई आवश्यकता नहीं है आपको लेने की। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हमने 5 मार्कर की चर्चा कर ली है, और बाकी आप इससे यहाँ पर 5 मार्क लिखना सीख जाओगे अच्छे से। मैंने यहाँ पर बताने का प्रयास किया है, और इसमें अपने अनुसार भी आप जो सुधार करना चाहो उस प्रकार से यहाँ पर कर सकते हो। तो 5 मार्कर को इस प्रकार से यहाँ पर डील करना है। और हम यहाँ पर किसी दिन नेक्स्ट वीडियो में ये भी बात कर लेंगे कि 11 मार्कर को किस प्रकार से यहाँ पर लिखा जाए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।